24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार। वक्त हो चला है दिन की सबसे बड़ी बहस का। पब्लिक है, सब जानती है, और आज का मुद्दा बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिस प्रकार से उस डॉक्यूमेंट्री में पोर्ट्रे किया है, उसको लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि समर्थन में नजर आ रहे हैं। अब खबर जेएनयू से है। जेएनयू में बैन होने के बावजूद भी डॉक्यूमेंट्री दिखाने का ऐलान किया गया, जिसके बाद से चौतरफा बवाल शुरू हो गया। आज इसी मुद्दे पर करने जा रही हूं मैं शाजिया निसार बड़ी बहस। बैन के बावजूद डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग क्यों? जो कार्यक्रम किया है वो बहुत कारणदार कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम करने को जिन लोग, जो फेटर्निटी मूवमेंट का जो टीम है, उन लोग का ऊपर एक्शन लेना है। डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की किसने दी परमिशन? कोई बाहरी एजेंसी हिंदुस्तान के आंतरिक मामले पर क्या कहती है, इसका कोई औचित्य नहीं है। कौन है देश विरोधी ताकतों के साथ? बीबीसी की रिपोर्टिंग कितनी निष्पक्ष और अविश्वसनीय है? If you read Bhagavad Gita or you read the Upanishads, you will see in it it's written that the truth cannot be hidden. The truth always comes out. So you can ban डॉक्यूमेंट्री विदेशी प्रोपेगेंडा या देसी एजेंडा? और ऐसे में मैं सवाल पूछ रही हूं कि बैन के बावजूद डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग आखिर क्यों करवाई जा रही है? मेरा दूसरा सवाल, कौन है देश विरोधी ताकतों के साथ? तीसरा सवाल, बीबीसी की रिपोर्टिंग आखिर कितनी निष्पक्ष और विश्वसनीय है? चौथा सवाल, क्या देश की गरिमा से ऊपर है राजनीति? और पांचवा और आखिरी सवाल मेरा, डॉक्यूमेंट्री विदेशी प्रोपेगेंडा या देसी एजेंडा? जिसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी बहस। बहस की शुरुआत करें उससे पहले बता देती हूं कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर आखिर नया विवाद क्या आ गया है, क्योंकि कल भी हमने इसी मुद्दे को लेकर चर्चा की थी, लेकिन आज फिर से एक विवाद हो गया। और सरकार ने क्यों और किस नियम के तहत इस डॉक्यूमेंट्री को बैन किया है, जल्दी से बता देती हूं। डॉक्यूमेंट्री पर सबसे पहले जानिए कि नया विवाद क्या है। बैन के बावजूद डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग करवाई जा रही है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग हुई है। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ने इसको आयोजित किया। 50 से ज्यादा छात्रों ने इसमें हिस्सा भी लिया। उधर जेएनयू में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग होनी थी। विवाद के बाद जेएनयू प्रशासन ने स्क्रीनिंग को रद्द कर दिया। केरल में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री दिखाने का ऐलान कर दिया गया। सीपीएम यूथ विंग डीवाईएफआई ने इसका ऐलान किया था। अब मैं आपको जल्दी से यह भी बता देती हूं कि डॉक्यूमेंट्री पर बैन क्यों लगाया गया है, जिसको लेकर के चौतरफा सवाल उठ रहे हैं। भारत सरकार ने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर बैन लगा दिया है, ये जान लीजिए। सरकार ने इमरजेंसी शक्तियों का इस्तेमाल कर बैन लगाया है। आईटी नियम 2021 की धारा 16 के तहत इसे बैन किया गया है। डॉक्यूमेंट्री से जुड़े वीडियो, ट्वीट पर रोक लगा दी गई है। डॉक्यूमेंट्री को विदेश मंत्रालय ने प्रोपेगेंडा करार दिया है। यह सबसे बड़ा कारण है इसको बैन करने का। डॉक्यूमेंट्री एक तरफ के नजरिए को दिखाती है। यह भी कहा जा रहा है भारत की संप्रभुता और अखंडता को कमजोर करने का प्रयास हुआ है। यह भी कहा गया। यूट्यूब और ट्विटर दोनों ने सरकार के निर्देशों का पालन किया है, ये जान लीजिए। और इसी मुद्दे पर बहस की शुरुआत करूं, जल्दी से बता देती हूं कौन कौन खास मेहमान मेरे साथ इस डिबेट में मौजूद रहेंगे। रतन शारदा राजनीतिक विश्लेषक इस डिबेट का हिस्सा रहेंगे। दानिश कुरैशी साहब एमआईएम से जुड़े रहेंगे। हाफिज गुलाम सरवर मेरे साथ रहेंगे। डॉक्टर प्रवेश कुमार रहेंगे मेरे साथ। विनय यादव रहेंगे मेरे साथ इस डिबेट में। शैलेंद्र दुबे जी भी इस डिबेट में मेरे साथ मौजूद रहेंगे। भारत 24 पर सभी खास मेहमानों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं और सीधा रुख कर रही हूं प्रवेश कुमार जी का। प्रवेश जी, ये साफ हो गया है कि कोई तो है जो कि पीछे लगा है कि इस डॉक्यूमेंट्री को पूरे देश में दिखाया जाए। उसको ये बैन बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर वो कौन है? देखिए, इस देश में और इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो इस दुनिया में अमन और शांति को नहीं चाहते। वो लोग जिनको इस देश के इंटेलेक्चुअल
तबका जो कहता है, हम जैसे लोग कहते हैं कि ये वामी गैंग, ये वामी गैंग जो है ये हमेशा देश और दुनिया दोनों में परेशानी का एक सबब हमेशा से बना रहा है। आप देखिए कि देश की आस्था प्रभु राम पर है और उनके खिलाफ इस पूरे वामी गैंग ने क्या क्या तरह की बातें कही हैं, राम सेतु को लेकर के क्या क्या बातें कही गई हैं। इतिहास के पन्नों को अगर पलटा जाए तो आप देखेंगे किस प्रकार से गाय को लेकर के अभद्र प्रकार की चीज़ों को इन वामपंथी इतिहासकारों के द्वारा लिखा गया है। ये वही पूरी कड़ी है जहां पर एक देश के अंदर एक शक्तिशाली छवि के रूप में और दुनिया में एक बड़ा नेता के रूप में उभर करके एक हमारे देश के एक आम व्यक्ति जो चाय बेचते बेचते देश के प्रधानमंत्री बन गए, ऐसे व्यक्ति की छवि उभर कर आई, तो इन वामी गैंग के लोगों को, मोमबत्ती गैंग के लोगों को वो बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये समस्या है। नरेंद्र मोदी से इनका विरोध है। अरे भाई, नरेंद्र मोदी अब एक व्यक्ति नहीं है, वो एक इंस्टीट्यूशन, एक संस्था है, वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर आप उनके खिलाफ कोई टिप्पणी करते हैं तो इस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ टिप्पणी करते हैं, इस देश के मान सम्मान के खिलाफ आप टिप्पणी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इससे आपको बचना चाहिए। डॉक्यूमेंट्री में किस प्रकार से विवादित सारी चीजों को दिखाया गया है, ये थोड़ी थोड़ी क्लिप्स में लोगों ने देखा है। अब देखिए कि एक ही पक्ष को उभार करके दिखाना और उसमें फिर उनकी छवि को खराब करने का प्रयास करना, ये कहीं ना कहीं सोचकर समझकर विदेशी शक्तियों के द्वारा इस देश के वामी गैंग, क्योंकि हमेशा से मिले रहे, ठीक है, विदेशी शक्तियों का आपने प्रवेश यहाँ पर जिक्र कर दिया है। हाफिज गुलाम सरवर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हाफिज साहब, विदेशी शक्तियों का जिक्र कर रहे हैं प्रवेश यहाँ पर, लेकिन मैं कहूंगी कि ऋषि सुनक ने कह दिया कि हम इस डॉक्यूमेंट्री से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। अमेरिका ने कह दिया कि हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं। लेकिन भारत में क्या हो रहा है? हैदराबाद में ये डॉक्यूमेंट्री दिखाई जा रही है, केरल में डॉक्यूमेंट्री दिखाई जा रही है, फिर उसके बाद से जेएनयू से खबर आ जाती है कि वहां पर भी दिखाएंगे। हालांकि बाद में रद्द कर दिया गया कार्यक्रम, लेकिन कार्यक्रम इस प्रकार का जरूर रखा गया था। तो फिर सवाल ये कि आखिर क्यों? देखिए, सबसे पहले इसमें जब सरकार ने इसको बैन कर दिया तो वो गैर कानूनी हो गया। अपने आप में कोई भी देखता है या दिखाता है तो वो कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है, उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए कि जब सरकार ने बैन कर दिया तो सरकार का ये संवैधानिक अधिकार है, वो जिसको चाहे बैन करे, जिसको चाहे चलने दे। तो जो प्रतिबंधित है तो उसका हमको आदर और सम्मान करना चाहिए। जो लोग भी इस तरह की हरकत कर रहे हैं वो असंवैधानिक कर रहे हैं, उन पर कानूनी कार्रवाई। लेकिन साथ ही एक एडिशनल सवाल ये है कि इसको जिस दृष्टिकोण से बताया जा रहा है, इसको बताने का और भी एक तरीका हो सकता है। देखिए, मीडिया की स्वतंत्रता है, वो बहुत पुरानी बातों को कई बार डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से, स्टोरीज उस पर बनाकर, अक्सर आप लोग भी मीडिया जगत में हैं, कई ऐसी कहानियां हैं पुरानी जो अतीत के पन्नों में है, जैसे लक्ष्मणपुर बातें है, इस तरह की बेलची कांड है, मुरादाबाद, भागलपुर, मलियाना, अक्सर लोग इस पर कुछ न कुछ स्टोरी बनाते हैं। गुजरात इससे अछूता नहीं है, गुजरात दंगे पर भी कोई न कोई स्टोरी बनाएगा। हालांकि ये कटे पर नमक छिड़कने के बराबर है और पुराने जख्म को कुरेदने के बराबर है, गरे मुर्दे को उखाड़ने के बराबर है। तो क्या मैं आपकी बात से ये समझूं कि आज हमने बीबीसी को गलत कह दिया है, इसलिए आप हिंदुस्तानी मीडिया को भी कटघरे में खड़े कर रहे हैं? नहीं, बीबीसी को मीडिया तो ये दिखाता ही रहता है। नहीं, बीबीसी को आपने गलत नहीं कहा। बीबीसी के इस डॉक्यूमेंट्री को हमारी सरकार ने गलत कहा है और प्रतिबंधित किया है। इसलिए देश के लोग जो है संविधानवादियों आपने शायद मेरा सवाल सुना नहीं हाफिज साहब। मैंने शुरू में ही कहा कि ऋषि सुनक ने कहा कि हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं इस डॉक्यूमेंट्री से। सवाल पूछा गया था ऋषि सुनक से। कौन है ऋषि सुनक? आप बखूबी जानते होंगे। अमेरिका से सवाल पूछा गया तो वहां के प्रतिनिधि भी यही कहते हैं कि भारत और अमेरिका के रिश्ते बहुत मजबूत है, हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं। फिर यहां पर वकालत क्यों की जा रही है इस डॉक्यूमेंट्री की? नहीं, वकालत की बात है। देखिए, आप सऊदी अरब से भी पूछेंगे तो उसका भी यही जवाब आएगा कि हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है, वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। अरे भाई, कोई बर्मा भूटान के प्रधानमंत्री नहीं है, वो भारत के प्रधानमंत्री। भारत की अपनी एक ताकत है, एक धमक है, भारत की अपनी एक छवि है, तो भारत के वो निर्वाचित प्रधानमंत्री हैं। तो जाहिर सी बात है, दुनिया का कोई भी शासक ये कैसे कह देगा कि हाँ ये सही हुआ
और इसको चलना चाहिए, मेरे देश में भी चलना चाहिए, सब जगह चलना चाहिए, नहीं बिल्कुल नहीं कहेगा। ऐसी उम्मीद भी नहीं की जानी चाहिए। आप नहीं तो अमेरिका आप की क्या बात कर चाहते रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्री बैन होने के बाद भी जबरदस्ती प्राइवेट तौर पर उसको अलग से पैसा दे करके चलाया जाए अलग अलग जगहों पर, और जो चलाया जा रहा है वो केरल और हैदराबाद की बात कर लूं, जेएनयू में भी अनाउंसमेंट हो गई थी, वो सही है? आप गलत मानते हैं या सही? मैं ये जानना चाह रही हूं हाफिज साहब, जल्दी से। शाजिया परवेश जी मौजूद हैं, प्रोफेसर हैं, शैलेंद्र जी भी बड़े ज्ञानी हैं। आपको एक ऐतिहासिक बात बता दूं, तस्लीमा नसरीन की किताब और उससे पहले क्या कहते हैं एक और किताब हमारे देश में प्रतिबंधित हो चुकी है, लेकिन टीवी डिबेट में एक बड़े विद्वान जो अब गवर्नर हैं केरल के, उन्होंने कहा था कि सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब वही हो गई जो किताबें प्रतिबंधित है भारत में। आज अपनी बातें हाफिज साहब मैं इतना समझ रही हूं कि बड़े ही जलेबी की तरह घुमाए जा रहे हैं, लेकिन पॉइंट पर आप अब तक नहीं आए। और जो 3 सवाल 3 बार मैंने आपसे पूछे, क्लियर कट उनका जवाब मुझे हाफिज साहब आपकी तरफ से अब तक नहीं मिला है। शैलेंद्र दुबे का मैं रुख कर रही हूं, राजनीतिक विश्लेषक इस डिबेट में ही मेरे साथ मौजूद है। शैलेंद्र जी, जब एक डॉक्यूमेंट्री को बैन कर दिया जाता है, कोर्ट से लेकर विदेश तक की एक ही आवाज बुलंद हो रही है कि हम इस डॉक्यूमेंट्री से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, उसके बाद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि डॉक्यूमेंट्री देखना चाह रहे हैं। देखिए साजिया जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। वो क्यों है, मैं 2 भागों में चर्चा करना चाहूँगा। इस मसले पे 2002 के मसले पे जब एक सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आ गया, यूनानिमस डिसीजन आया, उसमें जितने भी जो एक्यूज थे सबको जो बरी किया गया। अब जो लोग इससे पीछे खड़े हुए हैं, इस डॉक्यूमेंट्री के पीछे, वो दिखाकर क्या जाहिर करना चाहते हैं मेरे तो समझ से परे है। क्या वो देश की जो अमन चैन है उसको छेड़ना चाहते हैं? क्या वो दोबारा हिंदू मुसलमान करने का प्रयास कर रहे हैं? सब लोग जानते हैं कि 2002 में जो दंगा हुआ था वो बहुत ही ज्यादा जो है कष्टकारी था। उसमें दोनों पक्षों के लोगों की मौत हुई थी, हत्याएं हुई थी। और ये पॉइंट अब तक चर्चा का विषय बना नहीं है जी। तो मैं वही कहना चाह रहा हूं कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दे दिया कि उसमें जो है जो भी एक्यूज लोग थे उन सबको बरी कर दिया, तो डॉक्यूमेंट्री दिखाकर, स्पेशली उसमें जो है देश के प्रधानमंत्री को टारगेट करके आप क्या जाहिर करना चाह रहे हैं? और मैं बीबीसी की बात मैं स्पेशली करना चाहूंगा, क्योंकि बीबीसी की जो भूमिका है वह शुरू से ही क्वेश्चन रही है। मैं बीबीसी को आपके माध्यम से चुनौती देना चाहता हूं, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आपने जो इंडिया अब मोदी क्वेश्चन के नाम से जो सीरीज डेवलप की है, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप यूके द चर्चिल क्वेश्चन करके जो आप सीरीज बना सकते हैं। अगर बना सकते हैं तो बना के दिखाइए। नंबर 1, अगर आपको डॉक्यूमेंट्री बनानी है भारतवर्ष के बारे में, तो 1943 में बंगाल के अंदर भुखमरी से जो है 30 लाख से ज्यादा लोगों की हत्याएं हुई थी, उनके लिए कौन जिम्मेदार थे? आपके अंदर हिम्मत है तो डॉक्यूमेंट्री बना के दिखाइए। देखिए, मैं वही है, व्यक्ति के पास जो 2 विकल्प रहते हैं अपने को साबित करने के लिए, एक वो जनता के बीच में जाए, दूसरा वो न्यायालय का दरवाजा खटखटाए। तो दोनों तरीके से ये विपक्ष है लोग, एक मैं कहूंगा श्रृंखलाबद्ध तरीके से जनता के बीच में चुनाव दर चुनाव जो चीजें मुंह की खा रहे हैं, पराजय झेल रहे हैं, उसके बावजूद भी इनको समझ में नहीं आ रहा कि जनता का रुख किसके साथ खड़ा हुआ है, जनता का समर्थन किस तरफ है। दूसरा, आप न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय से तो बड़ी कोई चीज नहीं है ना। मान लीजिए हम पैनल पे 3 या 4 लोग खड़े हुए हैं, किसी को भी किसी तरह की कोई दिक्कत होती है, वो कहाँ जाता है? प्राइमा फेसाई वो पुलिस के पास जाता है, अल्टीमेटली जो है वो न्यायालय का दरवाजा खटखटाता है। तो जब सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला दे दिया है, अब डॉक्यूमेंट्री का तो कोई मतलब रह ही नहीं गया। तो मेरा मानना यही है कि इस तरह की जो चीज जो सरकार के द्वारा बाद में उस पर जो रोक लगाई है वो इस वजह से लगाई है जिससे किसी तरह से जो देश में बिल्कुल यही मेन पॉइंट है अभी इस समय, जो पर्सनली मैं भी समझती हूं। दानिश कुरैशी का मैं रुख कर रही हूं, एमआईएम से कल भी मेरे साथ जुड़े थे दानिश साहब और आज भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। दानिश साहब, कल से आज का सवाल जो होगा वो जरा अलग होगा, और सवाल ये कि क्या वाकई इस प्रकार का प्रोपेगेंडा रच की बीबीसी द्वारा भारत का माहौल खराब करने की एक साजिश रची जा रही है? देखिए शाजिया, मैं तो इतना ही कहूँगा कि दरअसल बात यह है कि हमारे यहाँ अभी जो पैनलिस्ट साथ में को पैनलिस्ट हैं हमारे, वो ये कह रहे थे कि अदालत ने जो है बिल्कुल क्लीन चिट दी, सही बात है। लेकिन अब तक भी हमारे यहाँ जो है अदालतों का वो रुझान शुरू नहीं हुआ। जैसा कि आप वेस्टर्न वर्ल्ड में देखते हैं कि अगर कोई इंसिडेंट में जिसके ऊपर आरोप मंडे गए हैं
वो निर्दोष अगर पाया जाता है तो वो तफ्तीश की अधिकारी जो हैं जिम्मेदार, उनको ये कहते हैं कि भाई इसके लिए जो भी जिम्मेदार है उनको ढूंढ के लाइए। दिक्कत क्या है कि दंगे हुए, दंगे होने के बाद जिन लोगों पर आरोप लगे, न्यायालय ने शायद उनको छोड़ भी दिया, तो लेकिन क्या हत्याएं नहीं हुई, क्या मौतें नहीं हुई, क्या घर नहीं लूटे? देखिए बीच में मत बोलिए शाजिया, इनसे कहिए बीच में ना बोले। मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। मैं उम्मीद करता हूँ ठीक है, बात रखिए। तो दिक्कत यहाँ ये है कि हमारे, देखिए मैं आपको बताऊं, दंगों के बाद रिसेंटली जो घटनाएं घटी उसमें एक बहुत बड़ी घटना हुई थी, अक्षरधाम के ऊपर हमला। अक्षरधाम हमले मामले में आपको पता है सारे के सारे जितने भी आरोपी थे जो गुजरात पुलिस ने, एटीएस ने उस वक्त रखे थे, उन सबको निर्दोष छोड़ा गया, बाइज्जत बरी किया गया। और उसमें जो पॉइंट आउट किए थे सुप्रीम कोर्ट ने, वो ये रखे गए थे कि भाई ये जिन लोगों के ऊपर आरोप मढ़े गए हैं ये बिल्कुल बेगुनाह है, इन्हें कोई जानकारी नहीं है। तो क्या आप बताइए कि क्या हरिभक्तों की हत्याएं नहीं हुई? अगर ये निर्दोष थे तो कौन है वो लोग जो एक्चुअल कल्प्रिट्स थे और आज तक अदालत के सामने नहीं है? सवाल ये है, आप बीबीसी को क्रिटिसाइज करिए, अच्छी बात है, उसने देश के प्रधानमंत्री पे उंगली उठाने की कोशिश की है, नहीं हम देश के देश की उस सम्मान पे बात आएगी तो हम मुखालिफत करेंगे, लेकिन आप ये भी तो बताइए कि कौन लोग हैं वो जिम्मेदार। अगर जिनको पेश किया गया तो ये मैं नहीं जानती, यहाँ मौजूद गेस्ट नहीं जानते, हम चर्चा कर रहे हैं कि बीबीसी द्वारा जो डॉक्यूमेंट्री रिलीज की गई, जब उसको बैन कर दिया गया तो वो केरल में क्यों चल रही है, वो हैदराबाद में क्यों चल रही है, फिर वो दिल्ली आकर के जेएनयू में भी चलाने की अनाउंसमेंट कर दी जाती है। सवाल ये कि आखिर क्यों, कौन चाहता है देश का माहौल खराब करना? रतन शारदा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रतन शारदा जी का मैं रुख कर रही हूं। रतन शारदा जी, सवाल मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण अभी इस समय यही है कि कौन कल्प्रिट है, कौन गुनहगार है, ये काम कोर्ट का है, कोर्ट डिसाइड करेगा, हम कोई नहीं होते ये डिसाइड करने वाले। लेकिन जिस प्रकार से एक प्रोपेगेंडा, एक एजेंडा दिखाया जा रहा है इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए, क्या वाकई देश का माहौल खराब करने की कोशिश है? मेरा सवाल आपसे भी यही है। देखिए, मुझे बड़ा आश्चर्य है, यहाँ पर ऐसे व्यक्ति बैठे बहुत बड़ी बातें कर रहे हैं जिनकी पार्टी ने जिन्ना को कभी इनकार नहीं किया, जिनकी पार्टी ने हैदराबाद में अत्याचारों के बारे में, महिलाओं पर अत्याचार के बारे में कभी माफ़ी नहीं मांगी, जिन्होंने निज़ाम को पाकिस्तान में शामिल होने के लिए खूब जोर लगाया, उनके पूर्वजों ने, उनके बारे में इन्होंने कभी कहा नहीं जो वह गलत हुआ, जो संविधान की दुहाई देते हैं लेकिन ट्रिपल तलाक का विरोध करते हैं, उसके ऊपर अगेंस्ट उसके बिल के, ऐसे लोग जैसे संविधान की दुहाई देते हैं लेकिन कहते हैं शरिया संविधान के ऊपर है। आज वो लोग संविधान द्वारा स्थापित सुप्रीम कोर्ट, उसके द्वारा स्थापित एसआईटी की रिपोर्ट को गलत मानते हैं, लेकिन ऐसी विदेशी ताकत जो लगातार भारत के विरुद्ध रहा है उसकी डॉक्यूमेंट्री को अपनी छाती पीट रहे हैं। और ये जेएनयू की जब बात करें, जेएनयू ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सीआरपीएफ के 70 जवान मरने के बाद में डांस किए थे, गाने गाए थे। ये ऐसी जेएनयू जहाँ पर भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह के नारे लगे थे। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा था कि चिकन नेट कट जाए तो नॉर्थ ईस्ट को दूर कर दें, उनका इन्होंने साथ दिया। इन्होंने सीए के नाम पे दंगे वालों को सही ठहराया। ऐसे लोग आज कहते हैं कि ये जो मोदी जी की डॉक्यूमेंट्री बिल्कुल सही है, उसको देखना चाहिए। मैंने इसकी बैन के विरुद्ध मैंने बात किया। उसको तथ्यों से लड़ा जा सकता है, तथ्यों से लड़ना चाहिए, उसकी रिलीज को रोक के कोई बात नहीं हो सकती। लेकिन उनकी दुहाई देने वाले लोग कौन है? जिन्होंने मुगलों को अपना पूर्वज माना, जिन्होंने ये कहा कि मुगल बड़े अच्छे शानदार लोग थे जो अपने आप को ताई से जोड़ते हैं, जिनके नेताओं ने कहा कि 800 साल हमने राज किया और भी राज करेंगे। ये ऐसे मुल्लाओं की तरफदारी करते हैं जो कहते हैं कि 2047 से यहाँ पर दारुल इस्लाम बनेगा। वो आज हमें सिखा रहे हैं कि मोदी जी ने क्या किया। 72 जो लोग जल गए ट्रेन के अंदर, इनको जलाया गया, उनके इनके साथियों ने, इन्होंने कहा उन्होंने डब्बा अंदर से बंद कर लिया था और अपने आप को जला दिया था। 59 लोग मारे गए, बच्चे और जवान। उनकी गलती क्या थी कि राम मंदिर गए थे। और आज उनको ये कहने वाले जिन्होंने जस्टिफाई किया उस ट्रेन जलने को, आज बता रहे कि गुजरात के दंगे कैसे हुए थे। गुजरात के दंगों में रतन शारदा जी, कई सारे सवाल है आपके, उन सवालों के जवाब मैं लूंगी। हाफिज साहब भी कुछ कहना चाह रहे थे, उनके पास भी जाऊंगी। विनय यादव जेएनयू प्रभारी मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो कि एनएसयूआई से हैं। आऊंगी रतन जी आपके पास, शारदा जी आऊंगी मैं आपके पास। एक बार विनय यादव से एक सवाल मेरा ये है, विनय यादव, जब चारों तरफ इस डॉक्यूमेंट्री को बैन कर दिया गया है सरकार के द्वारा, उसके बाद से ऐसा क्या हो जाता है कि जेएनयू में एक अनाउंसमेंट होती है, स्पेशल स्क्रीनिंग रखी जाती है इसी डॉक्यूमेंट्री के, कारण क्या है? देखो, पहली बात तो जब डॉक्यूमेंट्री बैन किया गया तो वो ठीक बात है, बट जब उसको डॉक्यूमेंट्री उसको अपलोड कर दिया गया यूट्यूब पर, बहुत सारी अभी जो
नहीं बैन हो पाए हैं, शायद उस पर भी शायद डॉक्यूमेंट्री आपके जो भी बनाए गए वो पड़ी हैं। बट ये भी मैं आपको बता, जब विवादित कोई भी डॉक्यूमेंट्री या फिल्म बनाई जाती है, सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उसको रोक दिया जाना चाहिए। जब कश्मीर फाइल्स बनाई गई तो सरकार उसको क्यों रिलीज की, वो भी एक विवादित फिल्म थी। दूसरी बात, आज जो डॉक्यूमेंट्री गुजरात दंगों पर बनाई गई है, वहाँ पर सभी, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सबके बीच में किस तरह से वहाँ पर विवाद पैदा हुआ, उसकी डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए, वो पब्लिक में दिखाई जानी चाहिए वहाँ पर कैसा विवाद हुआ। हाँ, किसी पक्ष को एक आइडेंटिफाई करके वो दिखाना गलत है। किसी भी जगह कहीं भी देश में दंगा होता है, उसके साक्ष्य पब्लिक के सामने भी रखना चाहिए। उसमें ये देखा जाना चाहिए वो किसी को पर्सनल क्षति ना पहुंचे। जब कोई शासक होता है जिस राज्य का, जिम्मेदारी उसकी होती है, उस समय की जो घटनाएं होती है उसको अपने किस तरह से घटनाएं हुए, उसमें पक्ष विपक्ष जो भी लोग ठीक है। विनय यादव, मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा, बाकी मेहमानों के पास भी जाना, लेकिन विनय यादव से मेरा अगला सवाल ये होगा कि डॉक्यूमेंट्री दिखाना जरूरी था, चलिए दिखा दिया, कोई बात नहीं, इस प्रकार की अनाउंसमेंट हुई, बाद में रद्द हो गया कार्यक्रम, ठीक है। लेकिन विनय यादव ये बताइए कि इस डॉक्यूमेंट्री से पहले जेएनयू में कितनी देशभक्ति वाली फिल्में दिखाई गई है, कितनों का वक्त वक्त पर अनाउंसमेंट होता है? देखिए, आप इस बात को सभी को नहीं, जेएनयू मतलब सभी, वहाँ पर कुछ लोग नहीं जेएनयू में रहते, जेएनयू यहाँ सभी लोग खड़े हैं, सभी जो भी जेएनयू से बिलोंग करता है वो सभी का जेएनयू। कितनी देशभक्ति वाली फिल्मों के लिए नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वहाँ पर भी अच्छी चीजें होती हैं, उसका भी आप सराहना कीजिए। लेकिन डॉक्यूमेंट्री फिल्म अगर नहीं, आप गलत कर रहे हैं, आप डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी है, उसमें भी गलत चीज को हटाकर सही चीज पब्लिक के सामने दिखाओ। यादव सुन लीजिए, कितनी देशभक्ति वाली फिल्में आप इसी प्रकार से जेएनयू में स्क्रीनिंग करके दिखाते हैं, ये बताइए। नहीं, अभी कुछ दिन पहले आपको कश्मीर राइफल्स जो अभी फिल्म आई है उसको, कश्मीर फाइल्स, पहले नाम सही से लीजिए, कश्मीर फाइल्स जो फिल्म है उसको एबीवीपी द्वारा वहां पर बकायदा एकदम स्क्रीनिंग बड़ी लगाकर उसको दिखाया गया। सवाल उठा कर सकते हैं उसमें जो मैं ये नहीं कर रहा हूँ, कोई भी विवादित हो उसको सरकार की जिम्मेदारी। बीबीसी का कोई सेंसर बोर्ड है क्या? बीबीसी विवादित नहीं है। बीबीसी कोई सेंसर बोर्ड है क्या? बीबीसी, अब भाई आप अपने देश में बीबीसी यहाँ पर हर चीज की रिपोर्टिंग करते हो, अपना दिखा रहा है, कोई भी बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री बना रहा, वो भी डॉक्यूमेंट्री बना दिया, लेकिन मैं उसमें कर रहा हूँ गलत क्या है उसको निकाल के उसके डॉक्यूमेंट्री को दिखाना चाहिए पूरे देश। क्या ऐसा है उसमें जो सही है, ये बताइए। वहां पर आप लोग अपने आप को कोर्ट से ऊपर समझते हैं क्या? कोर्ट से ऊपर कोई नहीं है, तो कोर्ट गलत है? न्यायपालिका सबसे उच्च है, उसके सभी लोग सम्मान करते हैं उनके, लेकिन उसमें जो भी घटना सही तरीके से कैसे पब्लिक वहां पर प्रभावित हुई उसको दिखाना चाहिए, मुझे लगता है। अच्छा, ताकि माहौल खराब हो देश का, यही कारण है। मैं नहीं कर रहा हूँ वहां पर, आप तो डिसाइड करने वाले कोई नहीं होते हैं कि कौन कल्प्रिट है, कौन जिम्मेदार है, कौन गुनहगार है। उसके बाद भी आप चाहते हैं कि उस डॉक्यूमेंट्री में बीबीसी ने क्या गलत और क्या सही फरमाया है वो हम दिखाएं। ऐसा क्यों चाहते हैं आप लोग, मैं ये समझना चाह रही हूँ। कोई देशभक्ति वाली फिल्म होती तो मैं समझती कि आप लोग चाहते हैं हमेशा सही गलत के लिए खड़ा रहा देश में। डॉक्यूमेंट्री जो बैन हो चुकी है आप उसको दिखाना चाहते हैं, क्यों दिखाना चाहते हैं? नहीं, देखो मैं कर रहा हूँ, जेएनयू हमेशा सही गलत के लिए लड़ता रहा है, चाहे बच्चों की स्कॉलरशिप की बात हो, चाहे देश में कोई भी मुद्दा हो, जेएनयू हमेशा बोलता रहा है। तो डॉक्यूमेंट्री भी मैं ये कहता हूँ अगर गलत था और सरकार को देखना चाहिए था, रिलीज होने से पहले उसने अपलोड क्यों किया यूट्यूब पर? अगर उसमें कुछ गलत था उसको निकाल कर सही चीजों को पब्लिक के बीच रखना चाहिए। सभी देश को जानना चाहिए, चाहे छात्र हो, चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, कोई हर एक नागरिक को जानने की हक है, राइट है कि वो देखे वहाँ की सही गलत क्या चीजें हैं। देखिए, मेरे पास डेटा तो बहुत सारा है लेकिन इतना समय नहीं है। प्रवेश जी के पास मैं जाऊंगी। प्रवेश जी, बीबीसी के ऊपर भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने का आरोप बहुत पहले ही लग चुका है और लगते आया है, उसके बाद भी इतनी कुलबुलाहट है कुछ लोगों के अंदर इस डॉक्यूमेंट्री की स्पेशल स्क्रीनिंग रखने की। रतन शारदा जी ने कहा ना कि सीआरपीएफ के जवान जब शहीद हुए तब इसी जेएनयू के अंदर मुट्ठी भर कुछ लोग जो वामपंथी विचार से ग्रसित हैं, बीमार लोग जो हैं, वामपंथी बीमार लोग, उन्होंने उसकी शहादत को भी सेलिब्रेट किया। उसके अलावा अयोध्या के अंदर जब ये बाबरी जो ढांचा था उसको गिराया गया, उसको लेकर हर बारी 6 दिसंबर को ये शोक मनाते हैं, इस तरह के कार्यक्रम करते हैं। कहीं ना कहीं समाज के अंदर एक टेंशन क्रिएट हो, समाज में कहीं ना कहीं अलगाव पैदा हो,
कभी जाति के नाम पर, कभी रिलीजन के नाम पर, और कभी एक ऐसे छवि के रूप में जो दुनिया के अंदर, देखिए नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तित्व तो पूरी दुनिया के अंदर छा रहा है। तमाम बड़ी बड़ी पत्रिकाओं में, जर्नल्स में उनके लिए आर्टिकल लिखे जाते हैं, दुनिया भर के बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स उनकी बड़ाई कर रहे हैं। ऐसे में इस देश के अंदर मुट्ठी भर वामी बीमार लोग और मोदी जी को टारगेट करते हैं, मोदी जी के खिलाफ करते हैं। कारण क्या है कि इनकी जो राजनीति, जो रिलीजन पर बेस थी, जो जाति पर बेस थी, वो कहीं ना कहीं उसकी कलाइयाँ खुलने लगी है। आज इस देश के अंदर जाति की राजनीति जो है बहुत पीछे छूट गई और हिंदुत्व की राजनीति उभर कर आ गई है। अब इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि ये छिटके हुए समाज को मोदी जैसे व्यक्तित्व ने एक कर लिया, अब इसे फिर से अलग अलग कैसे करें। तो कहीं ना कहीं छोटे छोटे विषयों को ला करके उनको उठा करके करते हैं। एक चीज़ और, जेएनयू के अंदर स्क्रीनिंग तो बंद कर दी, एडमिनिस्ट्रेशन ने कह दिया कि बंद हो जाएगी, लेकिन जेएनयू जो कि लीगल नहीं है, जिसको कोई ऑटोनॉमी नहीं है, जिसका कोई स्टेटस नहीं है, जिसको मान्यता नहीं दी गई, उसको वो कह रही है कि नहीं हम दिखाएंगे। रात में 9 बजे का कार्यक्रम उन्होंने तय कर लिया है। आप सोचिए, सरवर साहब ने बड़ी अच्छी बात कही, जो गैर कानूनी हो गया, यानी सरकार ने कह दिया कि साहब ये नहीं चला सकते आप, उसके बावजूद भी आप उसको चला रहे हैं। शाजिया इसी तरह की नहीं, 6 दिसंबर में जो कार्यक्रम ये करते हैं उस पर भी जो मूवी बनाई गई वो भी बैन करी है सरकार ने, लेकिन फिर भी उस मूवी के क्लिप्स को बार बार ये कैंपस में दिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक डेटा मेरे पास में है प्रवेश जी, जल्दी से मैं हाफिज साहब को याद दिला देती हूं, उनके पास जाती हूं। हाफिज साहब, 2011 याद होगा जब बाल मजदूरी को लेकर के एक रिपोर्ट पेश की थी बीबीसी ने, जिसके बाद से जब भारत को लेकर के तथ्य सामने आए थे तो बीबीसी को खुद माफी मांगनी पड़ी थी। आज जब ये डॉक्यूमेंट्री बैन होती है, लेकिन बावजूद इसके कुछ जगहों पर स्क्रीनिंग रखी जाती है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में तो इस स्क्रीनिंग के लिए इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन खुद आगे बढ़कर आता है, मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन आगे बढ़कर आता है और वो स्क्रीनिंग रखता है। ऐसा क्यों? देखिए, सबसे पहले बीबीसी की जो भूमिका है भारत में, वो कई बार संदेह के घेरे में रही है। CA-NRC के समय में भी बीबीसी की जो रिपोर्ट्स आती थी, जो न्यूज आता था भारत के संबंध में, वो बहुत अच्छा नहीं था। उससे फिर भी तो स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी स्क्रीनिंग आयोजित की। सवाल मेरा यह है कि क्यों, जब आप ये स्वीकारते हैं कि इनकी भूमिका सवालों के घेरे में रहती है, फिर भी आयोजित करते हैं? मैं यही कह रहा हूं, लेकिन बीबीसी अंतरराष्ट्रीय स्तर का एक मीडिया प्लेटफॉर्म है। सरकार को चाहिए कि बीबीसी के पदाधिकारियों से सीधे बात करे कि आखिर आप हमारे देश में इस तरह की हरकत क्यों कर रहे हैं जिससे द्वेष, घृणा, टकराव इत्यादि बढ़े। सरकार सवाल पूछे, लेकिन आप लोग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। नहीं, मैं एक बात, मैंने बड़ी सरकार बैन लगाए और आप लोग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। शादिया, मैंने बड़ी बेबाकी से कहा, मैं प्रोफेसर साहब की तरफ इशारा करके कहा, सच कहा, और ये सच्चाई है। प्रतिबंधित किताबें, प्रतिबंधित फिल्में, प्रतिबंधित क्लिप्स, अक्सर लोगों की उत्सुकता बढ़ती है। हमारे देश में ऐसे लोग हैं, पाए जाते हैं, ऐसे जीवी हैं जो प्रतिबंधित जीवी हैं। जैसे आप किसी जमाने में आंदोलन जीवी कहा करती थी, तो ये प्रतिबंधित जीवी है। जैसे प्रतिबंध हुआ वैसे लोगों को मेरे ऊपर पर्सनल कमेंट करने से कुछ हासिल नहीं हो जाएगा हाफिज साहब। मुझे भी आता है पर्सनल कमेंट करना, लेकिन ना मुझे शोभा देता है, ना आपको शोभा देता है, और ना ही बात आपकी ऊंची हो जाती है पर्सनल कमेंट करने से कि मैं क्या कहती थी इस जमाने में। शादिया, आपसे मुराद वो तमाम पैनलिस्ट हैं बैठे हुए, आंदोलन जीवी कहा करते थे, तो ऐसे जीवी भी हैं यहाँ जो प्रतिबंधित चीजों को देखने की उत्सुकता उनकी बढ़ जाती है, जबकि ये गैर कानूनी और आप लोगों की दिखाने की बढ़ जाती है, तभी आप लोग स्पेशल स्क्रीनिंग रखते हैं। रतन शारदा जी, क्या मैं गलत कह रही हूं? एक सवाल 10 सेकंड। रतन जी ने एक बात कही थी कि मुगल के वंशज अपने आप को मानते हैं भारत के मुसलमान। एक बात, दूसरी बात, उनकी महिमा। एक सेकंड रुक जाइए, महिमा उनकी बात कर रहा हूं मैं, महिमा मुझे पता नहीं आपका स्टैंड क्या है। मैं MIM के बारे में बात कर रहा हूँ, जो खुद को इत्तेहाद मुस्लिमीन कहलाते हैं आज भी, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। वो दानिश जो फतवाए आलमगीरी को मानते हैं, क्या आप फतवाए आलमगीरी को मानते हैं सबसे ऊपर? क्या आप शरिया को कॉन्स्टिट्यूशन मानते हैं? नहीं, मैं ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ जो मानते हैं। रतन जी, आप मेरी बात तो सुने। मैं एक बात कह रहा हूँ, मुगल शासकों की प्रशंसा में
सबसे ज्यादा पुस्तक लिखने वालों की जो संख्या भारत में वो ब्राह्मणों की है। एक किताब नहीं 15-16 आप ब्राह्मण कहाँ से ले आए? आप मैं कह ब्राह्मण रहा हूँ, कहाँ से रहे बीच में? मैं कह रहा हूँ कम्युनिस्ट उसको में सुनिए, आप कम्युनिस्ट में किताब- ब्राह्मण जब इनके थे? पास कहने को कुछ बचता क्या नहीं है तो कम्युनिस्ट कैसे ब्राह्मण नहीं थे? कहते? आप ब्राह्मणवाद और- कहाँ से लाए बीच में? और सुनिए इसको आप लिखने मेरी वाले बात। मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन थे, कांग्रेस के हिस्टोरियन थे। ब्राह्मणवाद इसमें मत लाइए। आप हाँ, हिंदू जाति को और- बांट के मत देखिए। और- आपके जो ड्रामा और- कर रहे हैं ना हिंदू जाति को बांटने का, वो और फेल हो चुका है। औरंगजेब नहीं, हम मेरा ड्रामा आपसे नहीं कर रहे, सिंपल वो कहना तो- है, क्या अरे फतवा आलमगीर को ऊपर आपके मानते हैं? ड्रामा से एक रतन जी, इसमें ड्रामा नहीं है, जो सच्चाई है। क्यों ब्राह्मण सुनते हैं आप? ब्राह्मणवाद नहीं है, ये आपका एंटी हिंदू स्टैंड है, चाहे वो मुसलमान, चाहे मार्क्सिस्ट हो, चाहे मेरा क्या कांग्रेस स्टैंड रहेगा? आपका मेरा विरोध क्या है, स्टैंड रहेगा? केवल हिंदू समाज इकट्ठा आए, इससे आपका विरोध है। अरे आपका भाई, विरोध आप है आइए ना, कि आज- भारत की आज जड़ें आपको हिंदू है, इकट्ठा आने इससे हो आपको गया। कष्ट होता है। ये आपका विरोध है। आपका कौन रोक विरोध रहा है आपको मोदी इकट्ठा वगैरह करने नहीं, से? आपका विरोध हिंदुत्व से है। नहीं, आपका एंटी विरोध हमारी मुस्लिम जड़ों करके से है। इकट्ठा करेंगे। आप तो आप एंटी जब मुस्लिम ब्राह्मणवाद करके लाएंगे इकट्ठा तो मुस्लिम करेंगे। लाऊंगा मैं तो मुस्लिम नहीं लाया था। मुख्यमंत्री से मंदिर हमने धुलवाया था कि आपने धुलवाया? बाबू कौन जगजीवन सा राम, मंदिर? जब आप इतिहास कितना जानते हैं, जीतन राम मांझी से जो है जब वो निकले तो मंदिर की धुलाई हुई। और बिहार में तो मैंने किया था कि आपने किया तो था? उसको सही बाबू किया जग- क्या? उसको हमने स्वीकार किया क्या? हमने ठीक स्वीकार है, नहीं ठीक किया है, हमने ठीक है, इस्लाम ठीक को। है, ठीक है, बाबू ठीक है, ठीक है, जगजीवन राम, ठीक है। आप लोगों के बाबू सवाल जगजीवन बहुत सारे राम, हैं और जवाब बाबू बहुत कम जगजीवन है। राम। और तमाम खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा रुख कर रही हूं मैं शैलेंद्र जी का। शैलेंद्र जी, एक लंबी चौड़ी फहरिस्त अभी इस समय मेरे हाथ में मौजूद है, जो कि बताती है कि किस तरीके से 1947 से लेकर 2023 तक की बीबीसी ने वक्त वक्त पर भारत विरोधी एजेंडा चलाने की कोशिश की है। और अब एक बार फिर से उस डॉक्यूमेंट्री के जरिए भी वही कोशिश हुई है। लेकिन हमारे देश में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इस प्रोपेगेंडा का समर्थन करते हैं पीछे से। बिल्कुल मैं तो बड़ा हैरान हूँ। सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी और उसके महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल जी का स्टेटमेंट आता है कि नरेंद्र मोदी जी 21 साल पहले जो हादसा हुआ था उसकी सच्चाई से अभी भी डरे हुए हैं और इस डॉक्यूमेंट्री को बैन करना एक कायरतापूर्ण और अलोकतांत्रिक कार्य है। ये तो स्टेटमेंट है, कोई छोटा कार्यकर्ता नहीं बोल रहा। जो दूसरा, टीएमसी के जो डेरेक ओब्रायन हैं वो कहते हैं जो मैंने जो है अपलोड की थी उसको उम्मीद के मुताबिक भाजपा ने जो है डिलीट करवा दिया। तो जब इस स्तर पर बैठे हुए लोग और वो लोग जो शीर्ष राजनेता हैं तमाम विपक्षी दलों के, जो जब वो इस तरह का आचरण प्रस्तुत कर रहे हैं, आगे चल के वो इल्जाम लगाएंगे भाजपा के ऊपर, आरएसएस के ऊपर कि ये लोग देश में माहौल खराब करना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं। अरे ये सच्चाई नहीं है क्या कि 2002 के गुजरात दंगों में जो हिंदू और मुसलमान दो पक्षों के बीच ही विवाद हुआ था, उसके बाद जो है दोनों पक्षों की हत्याएं हुई। पहले हिंदू जो है की तरफ से 59 कार सेवक जो जिसमें महिलाएं और बच्चे प्रमुख रूप से थे, सोते हुए उनको जो जिंदा जला दिया गया। उसके बाद जो है उसकी रिएक्शन हुई और तमाम बड़ी संख्या में जो है मुस्लिम समुदाय के लोग भी मारे गए। हाँ, उस समय की जो सरकार थी उसने जो भरसक प्रयास किया उसको नियंत्रित करने का। और मैं एक महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने आज रखना चाहता हूं कि उस समय गुजरात के आसपास जितने भी प्रदेश हैं, मध्य प्रदेश लीजिए आप, राजस्थान लीजिए आप और महाराष्ट्र लीजिए, तीनों सीमावर्ती राज्य, बड़े राज्य, और तीनों राज्यों में सरकार किसकी थी? कांग्रेस की थी। तत्कालीन सरकार ने फैक्स के द्वारा राज्य सरकारों से मदद मांगी कि अब हमारे यहाँ जो दंगा काफी स्तर से भड़क रहा है, आप हमें पुलिस फोर्स भेजिए। प्रमा फिजाई, अगर हम और आप किसी के आसपास कोई अगर घटना होती है, हम पड़ोसी से मदद मांगते हैं या नहीं मांगते हैं, चाहे वो किसी, चाहे उससे विचार मिलता है या नहीं मिलता जो है, और पड़ोसी का धर्म क्या होता है उसमें जो उस समय खड़ा होना। तो तीनों जो है कांग्रेस शासित राज्य सरकारों ने ऑफिशियली जो है वहां फोर्स भेजने से मना कर दिया। तो कांग्रेस क्या दंगा जो है रुकवाना चाहती थी या उसको आगे बढ़ाना चाहती थी? यह सबसे बड़ा सवाल है। तो इसी तरह से ये तमाम वो साक्ष्य, तमाम वो तथ्य, और खासकर जो मैं आपके माध्यम से मुस्लिम समाज से अपील करना चाहूंगा, एक बड़ी संख्या में जो समाज जो पढ़ना लिखना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, आवाम जो है जो तरक्की का जो है हिस्सा बनना चाहता है, उन लोगों को, खासकर ऐसे लोगों से जो दूर रहने की आवश्यकता है। बिल्कुल। मैं कांग्रेस पार्टी जो इल्जाम लगाती है कि मुसलमानों की हालत जो आज ये हो गई है, अरे भैया सबसे ज्यादा जो है 70 ईयर्स का जो रिजिम है उसमें 55 ईयर्स के आसपास आपने शासन किया। आप ही के शासन में 2005 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बनाई जाती है और उसमें यह साफ जिक्र होता है कि मुसलमानों की जो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर जो हालत है उसके लिए जो है काम करने की आवश्यकता है। शासन में आप थे तो काम कौन करता? विपक्ष करता क्या? और 2005 में जो कमेटी फॉर्म होती है और 2014 तक जो आप शासन में रहते हैं, आप 7-8 साल में आप उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। तो मैं वही कहना चाहता हूं
कि हर व्यक्ति ये क्लेम करेगा कि नहीं हम ज्यादा धननिरपेक्ष हैं, हम ज्यादा धननिरपेक्ष हैं, लेकिन फैसला किस आधार पे होगा, उससे क्रियान्वयन सवाल यही कि फैसला किस आधार पर होगा। रतन शारदा जी का मैं रुख कर रही हूं। शारदा जी, दिन में राहुल गांधी का एक बयान आता है इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर के कि सच्चाई कभी ना कभी तो सामने आती ही है। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री जो कि बैन हो चुकी है उसको लेकर कहते हैं कि सच्चाई कभी ना कभी तो सामने आती है, और उसके बाद से खबर आ जाती है कि आप जेएनयू में स्पेशल स्क्रीनिंग रख दी गई है। तो क्या यह बयान जानबूझकर दिया गया था या फिर यह स्क्रीनिंग जानबूझकर रखी गई थी? सवाल ये हास्यास्पद है कि सबसे अधिक फिल्में बैन करने वाली कांग्रेस पार्टी, सबसे अधिक किताबें बैन करने वाली कांग्रेस पार्टी आज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात कर रही है। मेरा एक सिंपल सवाल है, मैं मोदी जी के बारे में आई डॉक्यूमेंट्री के बैन करने के विरुद्ध हूँ। ये लोग जो है मोदी जी के डॉक्यूमेंट, हम चाहते हैं उसका तरफ से हम उत्तर दें, लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि इसको बैन किया जाए, नहीं इसका बैन हटाया जाए क्योंकि ये तो आज़ादी की बात है, यही लोग गांधी गोड से नाम से फिल्म आ रही है जिसको किसी ने देखा नहीं है, उसको बैन करने की बात कर रहे हैं। भैया या तो फ्रीडम एक्सप्रेशन के लिए है या आप नहीं है। ये दोगली राजनीति आने वाले एक हफ्ते के अंदर बिल्कुल वैचारिकपन से नंगा आ जाएंगे सामने सभी लोग जो कह रहे हैं कि गांधी गोडसे की फिल्म क्यों रिलीज हो रही है। एमएम ने कहा ना कि उसको बैन करिए, मैं तो कहता किसी को बैन मत करिए, सारी फिल्में सारी किताबें आने दीजिए, इंक्लूडिंग सलमान रश्दी जिसको मारने की फिर कोशिश की गई। फिर इनकी हिम्मत देखते हैं, इनकी सेक्युलरिज्म की हिम्मत देखते हैं। हिम्मत है तो जिस तरह से आप कृष्ण और महाभारत और रामायण के बारे में गंदगी फैला रहे हैं, उसकी किसी और धार्मिक किताब में बोल के दिखाइए तो आपको मानूं। आप गांधी गोड से फिल्म का स्वागत कीजिए, जैसी भी होगी, मुझे नहीं पता कैसी है, तो मैं आपको मानूंगा। तो ये दोगली जो चल रही है ना गेम आपकी, ये सारी दुनिया देखे। राहुल गांधी का बयान आएगा, कांग्रेस पार्टी का बयान आ चुका कि गांधी गोडसे को बैन किया जाए, मुझे नहीं पता उसके अंदर क्या है क्या नहीं, लेकिन ये जिन्होंने सबसे ज्यादा बैन की फिल्में, सबसे ज्यादा की किताबें बैन, जिस हैदराबाद के लोगों को खुले रह के बात करने की इजाजत नहीं है, वो आज अगर हमें उपदेश देंगे कि क्या सही है क्या गलत है, मुझे अपने दया दी है। बिल्कुल। दानिश साहब आपसे मेरा ये सवाल है कि आप लोग कल भी पूछ रहे थे कि गोडसे पर आ रही फिल्म को बैन क्यों नहीं किया जाता है। खैर, मैं इस बात पर नहीं आऊंगी, लेकिन मैं बीबीसी पर आऊंगी जिसको लेकर के कुछ लोग बहुत ही विश्वास दिखा रहे हैं, यकीन दिला रहे हैं। दानिश साहब, 2020 आपको याद होगा अक्टूबर का महीना था जब बीबीसी ने किसी नेता का नहीं, किसी पार्टी का नहीं, बल्कि भारत का ही अधूरा नक्शा जारी कर दिया था जिसमें कश्मीर और लद्दाख को हमारा हिस्सा ही नहीं बताया था। तो आज वो बीबीसी कुछ लोगों के लिए इस देश में मसीहा कैसे बन गया? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि देश के नक्शे की बात और नरेंद्र मोदी पर्सनली व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूँ, प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहा, पर्सनल व्यक्ति की बात, ये दो चीजें अलग अलग हैं। आप चालाकी से उन चीजों को मत जोड़िए। चालाकी किस प्रकार की? प्रधानमंत्री देश के ये देखिए, मुझे अपनी आप मान सम्मान ना रखें, मैं पर्सनली मान सम्मान रखती हूं प्रधानमंत्री का। दूसरी बात, मेरे पास पूरी फहरिस्त है, ये सबूत है कि किस प्रकार से भारत विरोधी एजेंडा बीबीसी चलाता है, और आप जैसे लोग, दानिश साहब, हम जैसे पत्रकारों को गलत बोल करके बीबीसी का सपोर्ट करते हैं। हम कह रहे हैं वो व्यक्ति नहीं है, इस समय प्रधानमंत्री है देश के अंदर, वो दुनिया के अंदर उनकी पहचान है प्रधानमंत्री के रूप में, उसको थोड़ा ध्यान दीजिए। हम ये कहते हैं आप विरोध करिए ना, पॉलिसी का विरोध करिए, सरकार की नीतियों का विरोध करना लोकतंत्र में जायज़ है, और व्यक्ति का विरोध करना भी लोकतंत्र में जायज़ है, लेकिन वो व्यक्ति आज देश के सर्वोच्च पद पर बैठा प्रधानमंत्री है। उस प्रधानमंत्री जिसकी पहचान दुनिया में अगर भारत को देखा जाएगा तो नरेंद्र मोदी कौन, यानी प्रधानमंत्री भारत के, उनको लेकर के आप टीका टिप्पणी करना, मुझे लगता है ये चीज ठीक नहीं है। मेरे ज़हन में तो ये भी है कि ये लोग उस व्यक्ति को लेकर के टिप्पणी कर रहे हैं, उस दिन आप करिए ना, जिससे मुलाकात करने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति भागे भागे चले आते हैं। बिल्कुल वही हम कह रहे हैं ना, जिस दिन चुनाव डिक्लेयर हो जाए उस दिन आप विरोध करिए ना, आप जाइए विरोध करिए, खूब चिल्लाइए, लेकिन आज तो चुनाव नहीं है, अभी कोई चीज नहीं है। पॉलिसी को उठाइए, नरेगा को उठा लीजिए, उस पर आप विरोध करिए, या आप दीनदयाल जी के ऊपर जो योजना चल रही है उस पर विरोध करिए, या जो अब स्टार्टअप चल रहा है उस पर विरोध करिए, उस पर करिए ना विरोध। आप बताइए ना उसको, उससे देश को फायदा भी होगा, जनता के सामने चीजें भी निकल कर आएंगी, लेकिन वो आप नहीं करेंगे। दानिश साहब खामोश हो गए। टारगेट करेंगे, व्यक्ति को टारगेट, और जितना आप टारगेट करेंगे उतना ज्यादा वो समाज कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। दिक्कत क्या है आपकी कि बाकी सारे लोग बोलते रहते हैं। शारदा जी, मेरा मानना है कि करीबन 2.5 मिनट बोले, आपके मुंह से उफ तक नहीं निकला। कम से कम उन्होंने मुझ पर पर्सनल टारगेट नहीं किया है, आप इस बात को समझिए।
ठीक है, कोई बात नहीं। आप व्यक्तिगत टिप्पणियां क्यों कर रहे हैं? मैं चालाकी कर रही हूं, आपके सामने पूरी फेहरिस्त रख दी और आप कह रहे हैं मैं चालाकी कर रही हूं। दानिश साहब, आवाज आप तक पहुंच पा रही है? माफ कीजिएगा कि आपके नाज नखरे में यहां नहीं देख पाऊंगी। कोई बात यहाँ नहीं, पर सिर्फ सवाल पूछूंगी, जवाब है तो दीजिए, वरना नखरे मुझे मत दिखाइए। अगर आप इंटरप्ट करेंगे तो मैं भी नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगा। माजरत के आप साथ मुझ पर चलिए, पर्सनल ठीक है? कमेंट मत कीजिए, मैं आपको जवाब नहीं दूंगी। आप पर्सनल करेंगे तो हम क्यों नहीं पर्सनल मैंने करेंगे? आपको कोई पर्सनल कमेंट नहीं किया था दानिश साहब, मैंने करके आप देखिए। लोगों को बोला था, डिबेट रिवाइंड करके विचारधारा देखिए। बोली थी, आप लेकिन डिबेट आपने रिवाइंड अपने करके ऊपर देख ले लें। लिया। तो दिक्कत चोर क्या की है? दाढ़ी में आप तिनका वाली किसी बात हद तो आप तक खुद ले कर रहे हैं लें। दानिश बिल्कुल साहब, नहीं चलता। चोर फिर की जब दाढ़ी आप में फसल हो तिनका जाती है, वाली फिर बात जब तो आप अगला खुद कोई कर बोलता रहे है हैं। तो फिर परेशानी बीबीसी होने गलत लगती है, भारत विरोधी एजेंडा चलाता है, इसको स्वीकार करना होगा आपको। 1947 से लेकर 2023 तक की खबरें सामने आई है, पूरी फेहरिस्त है मेरे पास, मैं झूठ नहीं बोल रही हूं, पढ़ लीजिए एक बार, उसके बाद पर्सनल टारगेट कीजिएगा। दानिश साहब, और मेरा एक सिंगल लाइनर प्रश्न है आपसे, एक लाइन का, क्या आप ये सच नहीं है कि 300 से अधिक वर्षों तक ब्रिटिश ने हमारे ऊपर हुकूमत की है, तो आप उनसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो हमारे साथ खड़े होंगे? नहीं ठीक है, मैं समझ गई। दानिश साहब को ऐसा लग रहा है कि वो अपने घर में बैठे हुए हैं, तो वो अपने घर वालों की तरह हम लोग को नखरे दिखा रहे हैं। यहां पर हम नखरे नहीं देख पाएंगे, माफी चाहती हूं मैं आपसे। विनय यादव का मैं सीधा रुख कर रही हूं, मत दीजिए कोई जवाब दानिश साहब। विनय यादव, हर बार कुछ इसी प्रकार की तस्वीर क्यों आती है? कुछ इसी प्रकार की तस्वीर जेएनयू से ही क्यों आती है, जिससे सबको दिक्कत हो जाती है? देश विरोधी होने का आरोप लग जाता है सीधा जेएनयू के ऊपर। जेएनयू को देश विरोधी के नाम से जानते हैं, बट आपको ये नहीं पता जेएनयू से कितने प्रोफेसर बनते हैं, कितने ब्यूरोक्रेट्स बनते हैं, और कितने आज के समय में लीडर भी बन रहे हैं। और आपके बीजेपी के सरकार में कितने लीडर हैं भी प्रेजेंट में, और खुद हमारे साथ डॉक्टर प्रवेश जी भी हैं। तो ये डिफेंड करने के लिए काफी है? नहीं, डिफाइन नहीं कर रहा हूं मैं। जैसे आप बता रहे कोई भी प्रोपेगेंडा जो भी डॉक्यूमेंट्री बनाई जा रही, जैसे अभी आप गोडसे पर जो आ रही फिल्म, उसको भी बैन किया जाना चाहिए। जब कश्मीर फाइल्स आई थी, उसको भी बैन किया जाना चाहिए, तो बीबीसी भी बैन कर दिया जाना चाहिए, मैं मानता हूं। लेकिन जब आप क्यों बैन होनी चाहिए? क्यों नहीं होनी चाहिए? वो विवादित नहीं है। 5 लाख लोग जो विस्थापित नहीं हुए थे, गलत बोल रहे हैं आप। 5 लाख हिंदू विस्थापित नहीं हुए थे, ये बताइए आप। सबको दिखाई जानी चाहिए, नहीं, सेंसर बोर्ड सबको राइट है देखने का, सुनने का। अगर सेंसर बोर्ड एक जो है, सेंसर बोर्ड एक नियामक है या नहीं, आप ये बता दीजिए। तो उनकी जिम्मेदारी थी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की। कश्मीर फाइल देखी? मुख्यमंत्री थे तो उनके बीच आपने कश्मीर फाइल देखी? कश्मीर फाइल देखी आपने? क्यों नहीं? आप उसको देखिए पहले, आप उसको देखिए देखिए। डॉक्टर साहब, मैं ये नहीं कर रहा हूं। अब एक चीज हम ये कह रहे हैं कि आप उसको देखिए पहले। आप जेएनयू के अंदर भी बड़ी मैं बड़ी कह रहा हूं। स्क्रीन लगाकर दिखाई गई मैं थी। कह रहा हूं, देश विरोधी नारे तो जेएनयू में लगते हैं, कुछ भारत लोग की तेरे वजह टुकड़े से होंगे, JNU इंशाल्लाह इंशाल्लाह। उन वो तो सरकार नारे है ना, जेएनयू सरकार से है सुनाई ना, देते हैं, सरकार तो है फिर ना, जेएनयू के सीबीआई ऊपर है, सवाल क्यों सीआईडी ना है, उठे? सब कुछ है, प्रशासन हम ने एक- गिरफ्तार करे, देखिए, उनको जेल में डाले, जो हमें- ऐसा लगा हम है। एक मैं चीज- मना नहीं कर रहा हम हूँ, एक चीज लेकिन बता दें। कुछ लोगों की वजह से जेएनयू ना बर्बाद किया जाए, मैं ये नाम आपको बिल्कुल कह ठीक रहा है, हूँ। हम प्रवेश इसके जी। पक्ष में देखिए, और जेएनयू का मतलब ये जो एंटी नेशन और तमाम तरह की चीज़ें होती है, जेएनयू का मतलब ये नहीं है। जेएनयू एक इंटेलेक्चुअल लोगों का एक जमावड़ा है, वहाँ पर देश के की क्रीम आती है उस जेएनयू के अंदर। हाँ, हम ये मानते हैं कि कुछ मुट्ठी भर लोग और कुछ मुट्ठी भर शिक्षकों के कहने पर कुछ मुट्ठी भर स्टूडेंट्स ऐसे सारे काम करते हैं। इसलिए मेरा भी ये मानना है, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ जेएनयू का, मेरा मानना ये है कि जेएनयू एक डिस्कशन डिबेट ये तमाम तो चीजें क्या देता वो है, सब कुछ एक एबीवीपी अच्छी वाले छवि करते भी हैं है। इनके अकॉर्डिंग? कि जो आपके साथ में देखो, खड़े हुए हैं, जो विनय यादव ऑर्गेनाइज नाम का, संगठन जेएनयू करेगा, से आए उसका हैं नाम प्रभारी लिया रहे, जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं ना, कह रहे हैं कि ये सारे काम एबीवीपी वाले करते हैं। तो यानी कि जो आज की स्क्रीनिंग आयोजित की गई वो गलत है। एबीवीपी ने किया था, झंडे लगाकर किया था, मैं कह रहा झंडे हूँ कि जेएनयू के अंदर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसा संगठन भी है जो देश और समाज के लिए काम करता रहा है। प्रवेश जी, ये तो कह रहे हैं कि जो आज बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की अनाउंसमेंट हुई वो भी एबीवीपी द्वारा की गई। नहीं, ये गलत आप सवाल कर रहे हैं। ना, मैं ये नहीं कह रहा। मतलब मैंने स्वयं देखी।
ऐसा है किसने की? किसने की? कौन है संगठन? स्टूडेंट यूनियन जो ऑर्गेनाइज कर रहा है, जेएनयू का रिप्रेजेंटेटिव स्टूडेंट यूनियन होता है। बॉडी नहीं है, रिकॉग्नाइज भी नहीं है, गलत कर रहे हैं, रिकॉग्नाइज भी नहीं है। आप कोर्ट में जाकर देखिए, कोर्ट में क्या केस चल रहा है, मैं इसको जानता हूँ, इसलिए बता रहा हूँ आपको। जेएनयू को रिकॉग्निशन नहीं मिला हुआ कैसी बात कर रहे हैं? प्रशासन ही इलेक्शन कराता है, नहीं मिला हुआ, आप जाके चेक करिए, नहीं मिला हुआ। कैसी बात कर रहे हैं? ऑफिस मिला है आपको जेएनयू का, क्यों नहीं? इन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बात करी, गलत कर रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वो संगठन है जो कहता है ज्ञानशील एकता परिषद की विशेषता, जिसने इस देश के अंदर तमाम तरह के राष्ट्रवादी संघ, राष्ट्रवादी चीजों को पैदा करने का काम किया। वंदे मातरम का नारा लगाया, कश्मीर बजा करके उसने झंडा लहराया, ऐसे तमाम सारे कार्य विद्यार्थी परिषद ने करे। ऐसे संगठन भी जेएनयू में है। आप एबीवीपी की तारीफ करें, ये एनएसयूआई की तारीफ करें, तो शैलेंद्र जी कौन है फिर जो कि जेएनयू को राजनीति का अखाड़ा बना देता है और देश विरोधी नारे वहां पर लगाता है जेएनयू में? एक लंबे अरसे से जो वामपंथी विचारधारा के लोग हैं, वो जाहिर सी बात है वही डोमिनेटिंग है और वही इस तरह का प्रयास करते हैं। जो आप तमाम जो चाहे आज़ादी के समय से पहले से लीजिए या उसके बाद से लीजिए, जब भी कोई विषय इस तरह का संज्ञान में आता है, उनका एक ही मूल उद्देश्य है कि हमें इस चीज़ का विरोध करना है, देश के डेवलपमेंट के एजेंडा का विरोध करना है, अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर जो। और मैं एक बात ये कहता हूँ, आ रहे हो हाफिज साहब आपके पास, मैं एक बात ये कहता हूँ कि अगर मान लीजिए अभिव्यक्ति की आज़ादी वो तो सबके लिए समान होगी ना, और कानून से बड़ा तो कोई नहीं हो सकता ना। एक तरफ ये तमाम जो वामपंथी लोग हैं, जब कोई इनके पर्सनल जो है अधिकारों की बात आती है तो उस समय वो किताब भारतीय संविधान लेके आ जाते हैं जी। अरे हमारे जो मेरे कमरे पे लिख दिया गया कि गो बैक टू शाखा, मेरे कमरे पे लिखा गया गो बैक टू शाखा, ब्राह्मणों जेएनयू छोड़ो, लेकिन ये लिखा गया। डॉक्टर साहब गलत कर रहे हैं, ये लिखा गया। जो लिखा था उसको बेरी आप ये कह रहे हैं कि इसमें कांग्रेस छात्र संघ का कोई लेना देना नहीं है, ये सब कुछ लेफ्ट वालों ने किया है। आज जो स्क्रीनिंग बिल्कुल ये वामपंथी लोगों ने किया। अगर मैंने किया कहा आइडेंटिफाई करके आपको उजागर करना चाहिए। क्या एनएसवाई ने विरोध किया? क्या कांग्रेस मैं नहीं करता हूं, आप आइडेंटिफाई करो, जो भी लिखा है उसको जेल भेजो। जो लोग नारे लगा रहे थे, जो लोग भारत के टुकड़ों के नारे लगा रहे थे, आज वो कांग्रेस पार्टी के साथ बैठे हुए दिख रहे हैं। ना डॉक्टर साहब, जो भी लिखा था उसको आइडेंटिफाई करके जेल भेजो। अरे वो तो सरकार करेगी, वो यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन करेगा। कैमरे लगे हैं, आप समर्थन करते हैं बैन का, आप समर्थन करते हैं ना बैन का? हाँ, बैन का जो भी लिखा आइडेंटिफाई करके उसको बैन किया जाना चाहिए। हुई है डॉक्यूमेंट्री बैन का सपोर्ट कर रहे हैं ना आप, समर्थन मैं कर रहा हूँ, उसमें अच्छी चीजें दिखाओ, खराब चीजें हटा दिया जाना अगर आप चाहिए। लोगों ने स्क्रीनिंग नहीं रखी तो आप समर्थन कीजिए बैन का। मैं इसमें डॉक्यूमेंट्री दिखाई जानी चाहिए, उसमें गलत चीज तो मतलब आप लोगों ने दिखाई नहीं है उसमें, गलत बात, गलत समझ में आ गया। जो भी है राहुल गांधी के साथ कन्हैया कुमार दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अभी तक ये कह रहे थे, एक सेकंड प्रवेश जी, अभी तक ये कह रहे थे कि हमने स्क्रीनिंग नहीं रखवाई, अब ये कह रहे हैं कि हम बैन का सपोर्ट भी नहीं करते। तो ये करते क्या है? रखा डॉक्यूमेंट्री, सभी छात्रों को प्रतिनिधि करने वाला जो छात्र को मान्यता नहीं उसने ही किया। आप इलेक्शन कौन करवाता है? इलेक्शन मैंने इलेक्शन स्कूल के द्वारा उसको मान्यता नहीं दी गई है। एडमिनिस्ट्रेशन कराता है, वाइस चांसलर कराता है छात्र संघ का चुनाव। आप जाकर चेक करिए। नहीं, गलत कह रहे हैं आप। इलेक्शन कौन कराता है? चुनाव नहीं है, मुद्दा मेरा छात्र संघ चुनाव नहीं है, मुद्दा छात्र संघ चुनाव नहीं है। तभी क्लियर हो गया था। मेरा सवाल यह है कि क्या आज एनएसयूआई ने स्क्रीनिंग रखवाई थी या फिर नहीं? एनएसयूआई ने नहीं रखवाई थी, लेकिन जो भी छात्र नहीं रखवाई थी, ठीक है, सुन लिया। आपने कहा कि आपने स्क्रीनिंग नहीं रखवाई बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की, तो क्या आप जो डॉक्यूमेंट्री बैन हुई है उसका समर्थन करते हैं? मैं समर्थन करता हूं, लेकिन उसमें से अगर आपको डॉक्यूमेंट्री खराब है, उसको मैं कर रहा हूं, उसके कुछ पार्ट, उसमें कुछ सीन आप जो भी लगता है गलत है निकाल दो। लेकिन जब गुजरात दंगा में हुआ, वो दिखाया जाना चाहिए, पूरे देश के लोगों को बताया जाना चाहिए, उसमें सच्चाई दिखाई जानी चाहिए, समाज के सामने आना चाहिए। सुन लिया, फिल्म दिखाई जानी चाहिए, ये वकालत कर रहे हैं यहाँ पर एनएसयूआई से खड़े होकर के। दिन में राहुल गांधी का भी हाफिज साहब बयान आया था कि सच्चाई देर सवेर सामने आ जाती है। तो क्या एक बार फिर से देश का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है? क्या ये षड्यंत्र है? फिर वही सवाल।
देखिए, राहुल गांधी जी के बयान से तो मैं कतई इत्तेफाक नहीं रखता। उनका सारा बयान बचकाना आ रहा है। सच्चाई सामने अगर आ गई थी तो 10 वर्षों तक आप सत्ता में थे, तो आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? तो सवाल उन्हीं के तरफ लौट जाएगा। इसलिए मैं केवल ये बात कहना चाहता हूं कि आज के दौर में, अभी हमारे एक साथी ने कहा कि क्या ये सच नहीं है कि ब्रिटिश ने हमारे देश में इतने दिनों तक शासन किया? वो कैसे चाहेगा कि हम शांति और प्रगति के दोनों जो है एक साथ हमारा हो जाए, क्योंकि शांति और प्रगति का जो है चोली दामन का संबंध होता है। बहरहाल, मैं केवल एक बात कहूंगा, आज का भारत आज से 50 साल, 40 साल, 30 साल पहले से अलग है। आज भारत की धमक है। और आज सबसे बड़ी बात है कि जो बीबीसी जहां से संचालित किया जाता, उस देश के प्रधानमंत्री अब हमारे भारतीय मूल के हैं। ये खूब चला भारत के अंदर, और अच्छे संबंध में आपने डिबेट के शुरू में नाम भी ले लिया। तो ऋषि सुनक जी से मोदी जी ये कहें कम से कम सीधे कि भाई, आपकी धरती से जो संचालित है बीबीसी, इसको कम से कम ये कहिए कि भारत विरोधी खबरों को प्रसारित ना करे। हम मीडिया के स्वतंत्रता के खिलाफ नहीं समझ गई मैं आपकी बात। आप कह रहे हैं कि मोदी जी जाए और ऋषि सुनक से बात करें कि इस प्रकार की खबरें नहीं आनी चाहिए, खबरों का एजेंडा, प्रोपेगेंडा नहीं चलना चाहिए। वतन शारदा जी, ये तो बात हो गई विदेश की, ब्रिटेन की, ऋषि सुनक की। लेकिन भारत का क्या करे, जहां पर बैन होने के बाद भी फिल्मों की स्क्रीनिंग रख दी जाती है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर साझा किया जाता है और धमकियां दी जाती है ट्विटर खोल करके। हर शाख पर उल्लू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा? इनको यूके के लोगों को जरूरत ही नहीं है। ये यूके पे जाके बयान दे, मोदी जी आप यहाँ सपोर्ट करें उस बैन मूवी को दिखाने का। ये आपका षड्यंत्र है, ये आपकी राजनीतिक सोच है। आज एनएसए जो कि कांग्रेस के स्टूडेंट काउंसिल है, उन्होंने स्वीकार किया वो फाशिस्ट है, वो हर तरह की फिल्म को बैन करना चाहते हैं। यही मेरा मुद्दा है। बड़ा मुद्दा क्या है कि वैचारिक स्वतंत्रता केवल लेफ्टिस्टों को है, वैचारिक स्वतंत्रता केवल सो कॉल्ड सेक्युलर और सो कॉल्ड इलिबरल को है, लेकिन अन्य किसी विचार को किसी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं है। ना अपनी फिल्में दिखा सकते हैं, ना किताबें छाप सकते हैं। ये कांग्रेस का इतिहास रहा है। और जो यहाँ पर एमआईएम के सो कॉल्ड सेक्युलर लोग हैं, इनका इतिहास रहा है कि ये लोगों ने लगातार मुगलों को अपना राजा माना, इन्होंने ये फतवाए आलमगीरी को अपना गुरु माना, इन्होंने शरिया को सबसे ऊपर माना। आज जो संविधान की दुहाई देकर इस बैन की बातें कर रहे हैं, तो कृपया आपकी जड़ें भारत में है। ठीक है, बहुत ज्यादा समय नहीं है, इसलिए और ज्यादा स्ट्रेच कर नहीं पाऊंगी। माफी के साथ आपको बीच में रोकते हुए सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ। भारत 24 पर पब्लिक है, सब जानती है मैं, मेरे साथ जुड़ने के लिए। और आखिर में मैं यही कहूंगी कि बहस हम स्टूडियो में, सड़क पर जाकर कितनी भी कर ली, लेकिन सच्चाई पब्लिक सब जानती है।